गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री के अंदर हम लोग जो भी कुछ पढ़ चुके थे पहले ही। संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, मंत्री परिषद और मंत्री मंडल में अंतर। मंत्री परिषद एक बड़ा संस्था है और मंत्रिमंडल उसका एक छोटा रूप है, वो हम लोग पढ़ चुके थे। फिर मंत्री परिषद के कार्य हम लोगों ने पढ़ लिए थे और उसी के आगे हम जो अगला शीर्षक पढ़ रहे थे वो प्रधानमंत्री के कार्य में भूमिका पढ़ रहे थे। इसके 3 पॉइंट भी हम लोग पढ़ चुके थे। पहला पॉइंट था मंत्रिमंडल का संचालन करता व समन्वय करता। दूसरा पॉइंट था नीतियों का निर्माता और तीसरा पॉइंट था मंत्री परिषद व राष्ट्रपति के मध्य की कड़ी। उम्मीद है कि ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसी क्रम में अगला पॉइंट जो है वो है लोकसभा का नेता। हमें ज्ञात है कि चुनाव के अंतर्गत जब भी चुनाव होते हैं तो चुनावों के अंतर्गत क्या होता है कि बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। तो दल के सदस्य उस नेता को चुन लेते हैं, यानी बहुमत दल का जो लोग होते हैं वो अपने नेता का चुनाव स्वयं करते हैं और राष्ट्रपति को इसमें अपना विवेक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और वही जो जिसको वो चुनते हैं राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण करवा देता है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और लोकसभा का नेता होने के बाद वो कौन कौन से कार्य करता है इसे अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री समस्त कानूनी कार्यवाहियों का संचालन व नेतृत्व करता होता है। राष्ट्र का वार्षिक बजट प्रधानमंत्री की निर्देशानुसार ही तैयार किया जाता है। स्पीकर से संबंध बनाए रखना, बैठकों की तिथि व सत्रावसान करने की तिथि निर्धारित करना, संसद के कार्यक्रम व सरकारी नीतियों को स्पष्ट करना, संकट काल में परामर्श देना आदि समस्त कार्य प्रधानमंत्री ही संपादित करता है। तो लोकसभा के जो मुख्य कार्य हैं कि क्या करना, स्पीकर से संबंध बनाए रखना, बैठकों की तिथि व सत्रावसान करने की तिथि को निर्धारित करना कि किस समय संसद का प्रारंभ होगा और किस समय संसद का सत्रावसान होगा, ये दोनों तिथियों को निर्धारित प्रधानमंत्री करता है। संसद के क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और कौन कौन सी सरकारी नीतियों को स्पष्ट रूप से पूर्ण करना होगा, संकट काल लागू करना है या ये समय शांति का काल रहेगा, इन सब पर भी परामर्श देना प्रधानमंत्री का ही कार्य होता है। इसके अंदर दूसरा कार्य है कि प्रधानमंत्री का सरकार का मुख्य वक्ता होने के कारण सरकारी नीतियों को स्पष्ट करना, प्रश्नों का उत्तर देना तथा इस बात का ध्यान रखना कि सरकारी विधेयक सदन में प्रस्तुत किए गए हैं वे पास हो जाएं। कि हमें ज्ञात है कि प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य होते हैं वो सरकारी नीतियों पर ही आधारित होते हैं, इसलिए ये स्पष्ट रूप से तय होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया एक एक शब्द सरकारी नीतियों को पूर्णतः स्पष्ट करता हो। यदि कोई प्रश्न पूछे गए हैं किसी विभाग से या किसी भी रूप में तो उन प्रश्नों का उत्तर देना भी प्रधानमंत्री का ही प्रमुख कर्तव्य होता है। जो सरकारी विधेयक सदन में प्रस्तुत किए गए हैं तो प्रधानमंत्री का यह मुख्य कार्य होता है कि वे विधेयक अवश्य ही पास हो जाए, पारित हो जाए। अगला है विरोधी दल से संपर्क बनाए रखना तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मान बनाए रखना। कि लोकसभा का नेता होने के कारण विपक्ष को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि विपक्ष के अंदर जो बातें उठाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं हम में सुधार के लिए ही उठाई जाती है, हमारी नीतियों को और बेहतर बनाने के लिए ही उठाई गई होती हैं। इसलिए विरोधी दल से हमेशा संपर्क बनाए रखना भी प्रधानमंत्री का ही कार्य है और विरोधी दल भी हमारी ही सरकार का एक हिस्सा है, इस बात को समझाना
और देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सदैव बनाए रखना होता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे कार्य लोकसभा का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री को पूर्ण करने होते हैं कि जितनी भी नीतियां हैं, सरकारी नीतियां और सरकारी प्रश्न, उन सब का समाधान प्रधानमंत्री के हाथों से, प्रधानमंत्री के वक्तव्यों से पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। अगला पॉइंट है लोकसभा को भंग करने की नीति। प्रधानमंत्री जो लोकसभा का नेता होता है, उसी को ये अधिकार होता है कि वह लोकसभा को भंग भी कर सकता है। वो किस रूप में भंग करता है, इसके बारे में हम और अधिक जानकारी लेंगे। तो सदन को समय से पूर्व भंग करने की शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है और यह एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में कार्य करता है। इसके मध्य से वह अपने दल के सदस्य व विपक्षी दल के सदस्यों पर भी दबाव बनाए रखता है। जैसे 1970, 1979, 1984, 1919, 1989, 1991, 1997, 2004, इन सब में तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के परामर्श से ही राष्ट्रपति ने लोकसभा को समय से पूर्व ही भंग कर दिया था। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल हमें पता ही है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इस 5 वर्ष से पूर्व यदि कोई भी संकट उत्पन्न हो जाता है, प्रधानमंत्री को इस प्रकार का कोई व्यवधान नजर आता है कि समय ठीक नहीं है किसी प्रकार के स्पष्ट निर्णय लेने के लिए, तो राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व ही भंग कर देता है। अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से ही वो इस कार्य को पूर्णता देता है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री की कृपा शक्ति। इसका अर्थ होता है कि जो भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं, वे समस्त मंत्रीगण कब तक अपने पद पर बने हुए हैं, जब तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कृपा दृष्टि या कृपा शक्ति उन पर बनी हुई है। कृपा शक्ति का अर्थ ही होता है कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री के नजर में आने चाहिए कि उनके कार्य किस रूप में, किस दिशा में कार्य चल रहे हैं आगे, और किस रूप में प्रधानमंत्री की दृष्टि में वो उचित होने चाहिए। तभी वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, अन्यथा वे अपने पद को त्यागने में ही उनका रहता है कि किस तरह से वो उनके पद से हटाई जाए। तो प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी मंत्री को या तो फेरबदल कर सकता है या अपने पद से हटा भी सकता है। तो प्रधानमंत्री की कृपा शक्ति का अर्थ होता है कि संविधान में राष्ट्रपति जिन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है, व्यवहार में उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के स्वविवेक से नहीं होती, वरन प्रधानमंत्री के परामर्श से ही होती है। प्रधानमंत्री राज्यों के राज्यपाल, राजदूतों, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अनेकानेक आयोगों के अध्यक्ष व उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री के हाथों में कृपा या अनुग्रह की इतनी व्यापक शक्तियां होने के कारण हर कोई प्रधानमंत्री की कृपा को प्राप्त करने के लिए या उन्हें प्रभावित करने का हर संभव प्रयास करता है, जिससे प्रधानमंत्री का शासन व्यवस्था पर नियंत्रण और भी अधिक मजबूत हो जाए और संबंधित व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्णता दे सके। यानी कौन कौन से मंत्री होते, कौन कौन से पद हैं जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, वो है राज्यों के राज्यपाल, राजदूत, महाधिवक्ता,
नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अनेकानेक आयोग जैसे वित्त आयोग है और भी कई प्रकार के आयोग होते हैं, निर्वाचक आयोग है, राष्ट्रीय आयोगों में बहुत सारे आयोग होते हैं। उन सब का आयोगों के जो अध्यक्ष हैं और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सब की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री की कृपा दृष्टि होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है दल का नेता, कि प्रधानमंत्री अपने दल का नेता भी होता है। उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक तरफ तो वो लोकसभा का नेता होता है और दूसरी तरफ अपने दल का नेता होता है। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर होता है। लोकसभा का नेता होने का अर्थ होता है कि जो सदन है लोकसभा, उसका वो नेता है, और दूसरा अपने दल का नेता, उसका अर्थ ही होता है जिस भी पार्टी को वो बिलोंग करता है, चाहे से वो कांग्रेस है, चाहे से वो जनता पार्टी है, या और भी कोई पार्टी हो सकती है, आम आदमी पार्टी, या जो भी जितने भी हमारे राष्ट्रीय दल है उसका किसी का भी वो नेता हो सकता है। तो अपने दल का नेता होने के कारण उसकी दोहरी भूमिका होती है, लोकसभा की नेता और दल का नेता होने के कारण और देश का प्रधान होने के कारण उसकी विशिष्ट भूमिका रहती है कि वो कार्यों को इस प्रकार से करे कि राष्ट्र में उसकी पहचान बने, और राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी उसकी ख्याति और बढ़ती चली जाए। तो एक दलीय प्रभुत्व के समय प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ हो जाती है, क्योंकि वह पहले तो सत्तारूढ़ दल का नेता होता है और दूसरा दल का नेता भी होता है। अतः इसका प्रभाव भी दुगना हो जाता है। मिलीजुली सरकार या गठबंधन सरकार के समय प्रधानमंत्री केवल देश का वास्तविक नेता ही बनकर कार्य करता है, कि जब भी कभी समस्या आती है, कि कभी ऐसा होता है कि स्पष्ट बहुमत नहीं होता, तो स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण उस समय क्या होता है कि गठबंधन की सरकारें बनती है और गठबंधन की सरकार के बाद प्रधानमंत्री को चुना जाता है। तो समस्या तो वही है कि यदि स्पष्ट बहुमत मिलता है तो प्रधानमंत्री का प्रभाव वैसा ही बना रहेगा, और यदि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो प्रधानमंत्री अपनी शक्ति या प्रभाव को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यों को पूर्ण करता है जिससे उसके दल का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाए। अगला है नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण के संबंध में शक्ति। अभी हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए केवल भारत में ही नहीं बल्कि अपनी शक्तियों का प्रसार वो भारत से बाहर भी करता है, कि जितना हो सके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अधिक से अधिक प्रगाढ़ करने का प्रयास करता है, ताकि व्यापार में और कई सारी नीतियां होती हैं, तकनीकी नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, सामाजिक नीतियां हैं, सांस्कृतिक नीतियां हैं, इन सभी आयामों में प्रधानमंत्री का क्या बढ़े और भी अधिक वर्चस्व बढ़ता चला जाए। इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में भी पूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री की स्थिति उच्च होती है, क्योंकि विदेश नीति का निर्धारण अंतिम रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, तथा प्रधानमंत्री के शब्द से ही अंतिम और अधिकृत वाक्य उनको माना जाता है। कि जैसा हमें ज्ञात है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की विदेश नीति का या किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का विशिष्ट महत्व होता है। तो प्रधानमंत्री किस नेचर का है, वो प्रभाव विदेश नीति पर अवश्य पड़ता है, और किस प्रकार की राष्ट्रीय नीतियों का वो संचालन कर रहा है इसका प्रभाव भी उस पर पड़ता है। तो विदेश नीति के निर्धारण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण का भी बहुत ही फर्क पड़ता है। अगला है प्रधानमंत्री का
राज्य सरकारों पर प्रभाव कि हमें ज्ञात है कि भारत के जो राज्य हैं वो राज्य की सरकारें जितना भी कार्य करती हैं उसका सीधा का सीधा प्रभाव केंद्र की सरकार पर भी पड़ता है कि राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और जो कार्य केंद्र में प्रधानमंत्री करता है वही कार्य राज्य में मुख्यमंत्री करते हैं। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण के द्वारा ही प्रधानमंत्री उन सबके ऊपर अपना प्रभाव या वर्चस्व बनाए रखता है। तो प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री को पदासीन होने तथा अपने पद पर बने रहने के लिए प्रधानमंत्री की कृपा और सहानुभूति की आवश्यकता होती है, क्योंकि विरोधी राजनीतिक दलों के होने के कारण एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की राजनीतिक मृत्यु का कारण बन सकता है कि कौन सा व्यक्ति कौन से राज्य का मुख्यमंत्री किस दल से है, इसका प्रभाव प्रधानमंत्री के व्यवहार पर अवश्य पड़ता है। जैसे केंद्र में है बीजेपी और राज्य में है कांग्रेस, तो हमको स्थिति क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं गतिरोध आने की संभावना बढ़ जाती है। यानी विरोधी राजनीतिक दल का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होगा तो राजनीतिक कार्यों में कहीं ना कहीं गतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि दोनों ही एक ही दल के सदस्य होते हैं, जैसे एक ही बीजेपी के हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, तो उनके कार्यों में कहीं ना कहीं एक स्मूथली जो रन करती है गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग कार्य चलता रहेगा। तो एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री की राजनीतिक मृत्यु का कारण बन सकता है कि चाहे तो प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को जो गतिरोध उत्पन्न हो रहा है जिसकी वजह से उसे उसके पद से निरस्त कर सकता है। अंतिम है अन्य शक्तियां कि वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। तो राज्यपाल की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राज्य की समस्त संवैधानिक स्थिति की ताजा रिपोर्ट राष्ट्रपति को वही भेजता है। दूसरी बात आती है आपातकाल घोषित होने का डर कि अन्य शक्तियों में कि यदि किसी राज्य में आपातकाल घोषित हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, इसलिए भी प्रधानमंत्री उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था रखता है कि आपातकाल ना लगे। और अगला है राज्य सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार, आरोप पत्र भेजना आदि व जांच आयोग की नियुक्ति करना कि यदि राज्य सरकार के किसी कार्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है या किसी अन्य आरोप में कोई सरकार घिर जाती है तो उस पर जांच आयोग की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। और लास्ट पॉइंट है कि केंद्र पर वित्तीय निर्भरता हर राज्य को अपने राज्य की समृद्धि और प्रगति के लिए केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भर होना पड़ता है कि जब वो राज्य अनुदान उसको केंद्र से मिलेगा तो वो अपने राज्य की तरक्की और बेहतर ढंग से कर सकता है। तो इस प्रकार से इन 10 पॉइंट के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री के कार्य और भूमिका को पढ़ा और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए।